साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का रिवीजन कर रहे थे। इस क्रम में यह हमारा तीसरा लेक्चर है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, देखिए दोस्तों, धारा 26 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्या परिषद की शक्तियाँ तथा उसके कर्तव्य। देखिए, एकेडमिक काउंसिल की ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी, ठीक है, सामान्य नीतियों का पर्यवेक्षण करना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में, है ना, ऐसे महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाओं, ठीक है, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाता हो या बनाया जाता हो, संधारित किया जाता हो, ठीक है, या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, तो उन सभी के संबंध में, ठीक है, डायरेक्शन देना। उसके बाद यहाँ क्या है, देखिए, या तो अपने आप या फिर कोई फैकल्टी या फिर कोई जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उसके द्वारा दिए गए निर्देश पर, ठीक है, विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना, ठीक है, और उन पर, है ना, उचित कार्रवाई करना। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा देखिए, जो स्कॉलरशिप हैं, ठीक है, बच्चों के लिए, तो उनकी बात कर रहे हैं कि उनके लिए जो है प्रस्थापना करना और उनको प्रदान करने के लिए नियम बनाना, कैसे स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई जा रही है, दी जा रही है, उसको किसी शिक्षण संस्था को, ठीक है, किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार संबंधी आवेदन पर विचार करना। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज को अगर कोई, है ना, यूनिवर्सिटी के कोई विशेषाधिकार देने हैं, ठीक है, कोई जैसे नोडल एजेंसी बनाना है, नोडल सेंटर बनाना है, या कोई भी किसी भी प्रकार एग्ज़ाम सेंटर बनाना है, तो उसके हिसाब से, है ना, उस आवेदन पर विचार करना, ये सब काम एकेडमिक काउंसिल का है, वो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, धारा 26 के अंतर्गत विद्या परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्तियों को यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रूप में मान्यता देना और उनके लिए नियम बनाना, अर्हता बताना, ठीक है, एलिजिबिलिटी। यानी कि जैसे क्या होता है कि कॉलेजेस जो है टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो उन कॉलेजेस ने टीचर्स का अपॉइंटमेंट जिस तरीके से किया है ना, जो नियम मानक बनाए हैं, तो वो नियम मानक कौन बना रहा है? वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। ठीक है, तो उन नियमों मानकों के आधार पर ही कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी का टीचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, है ना, कॉलेजेस में, और, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और प्रोफेसर होते हैं, तो उन सब के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, मानक हैं, उनके अपॉइंटमेंट संबंध में, वो सब जो है ये एकेडमिक काउंसिल बनाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाएगी। उसके अलावा क्या है, देखिए, परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना, ठीक है, और उस संबंध में परीक्षा फल तैयार करना, है ना, उस परीक्षा फल तैयार करने के लिए परीक्षा फल समिति का गठन करना। ठीक है, तो परीक्षा फल समिति की जो गठन या नियुक्ति है, ठीक है, उसमें उसके अपने सदस्य, अपने मतलब विद्या परिषद के सदस्य, है ना, या फिर अन्य व्यक्ति, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसा एकेडमिक काउंसिल उचित समझेगी वैसा। तो ये उसकी शक्तियों में और कार्यों में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा विद्या परिषद एक स्थायी समिति की नियुक्ति करेगी या करती है, ठीक है, जिसमें कि उसके अपने सदस्य, है ना, अपने मतलब विद्या परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, उक्त समिति यानी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, इस उक्त स्थायी समिति के गठन, शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, मतलब रूल्स बना करके ही उसमें ये तय किया जाएगा कि उस समिति को क्या कार्य करना है। तो ये चीज़ होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम धारा 27। देखिए दोस्तों, धारा 27 के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो धारा 27 में क्या है, संकाय यानी कि फैकल्टी। देखिए अलग अलग यहाँ जैसे कला है ना, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, समाज विज्ञान फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, लॉ विधि, शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आयुर्वेदा, वाणिज्य, प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट। तो ये जो है इस टाइप की यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टीज़ यानी कि संकाय की व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, हम संकाय के बारे में पढ़ रहे हैं, फैकल्टी के बारे में। तो देखिए कह रहे हैं प्रत्येक संकाय में एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, जैसे हेड कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं। तो और प्रत्येक संकाय में अलग अलग विभाग होंगे, ठीक है, जो डायरेक्टर अपने हिसाब से बनाएंगे या हेड। अच्छा, इसके बाद यह है कि जो हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो कुलपति की सिफारिश पर, ठीक है, कुलाधिपति महोदय द्वारा स्थापित अध्यापन विभाग जो हैं वहाँ पर, या जो प्राध्यान केंद्र हैं उनमें से जो आचार्य हैं, जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो संबंधित विषयों के हिसाब से जो डायरेक्टर हैं उनको, प्रोफेसर को, है ना, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए टीचर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बीसी की सिफारिश पे किया जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक, देखिए दोस्तों आगे क्या है, संकाय के अध्यक्ष को, ठीक है, संकाय के अध्यक्ष को, है ना, हेड ऑफ फैकल्टी को, देखिए संकाय के किसी भी अध्ययन बोर्ड के किसी भी मीटिंग में शामिल होने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन उसमें वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई संकाय से संबंधित। चलिए नेक्स्ट हम 28 नंबर देखेंगे। देखिए दोस्तों, अध्ययन बोर्ड की बात करें तो धारा 28 में है बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ठीक है, प्रत्येक बोर्ड में क्या होगा, देखिए कौन कौन हो सकते हैं। देखिए विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग के प्रोफेसर, ठीक है, और विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज जो महाविद्यालय हैं उनके, है ना, उनके यहाँ से प्रोफेसर, और विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग के सहायक उपाचार्य, है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का सीनियरिटी लेवल देखते हुए चलेंगे। उक्त विषयों के अधिक से अधिक 2 अध्यापक, ठीक है, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक स्टूडेंट होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट जो बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाया जाएगा उसमें एक स्टूडेंट भी होगा। ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो वो सभी पूरी करता हो। और ये कौन नियुक्त करेगा, ठीक है, इसे स्टूडेंट को बीसी साहब नियुक्त करेंगे। ठीक है, 2 सदस्य ऐसे होंगे जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जाएंगे। उनमें से एक उस विषय में या उस विषय के समूह में, ठीक है, जिसके लिए बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, और विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान यदि कोई हो उनमें से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ क्या है, देखिए इसमें आगे ये है कि जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो वो देखिए स्टूडेंट के लिए है कि वो स्टूडेंट जो है अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अपनी नियुक्ति की तारीख के अधिक से अधिक 7 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो, या अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा उस नियुक्ति की तारीख के अधिक से अधिक 6 वर्ष पहले उत्तीर्ण कर चुका हो। मतलब जो स्टूडेंट है वो, जिसे बीसी साहब अपॉइंट करेंगे, वो स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि उसकी इंटर की परीक्षा 6 साल पहले पूरी हो गई हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, अध्ययन बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा, है ना, वो कुलपति द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से ही नाम निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है।
अगर कोई सदस्य बोर्ड में नहीं है तो अध्यक्ष कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा अध्ययन बोर्ड की जो अध्ययन बोर्ड की अवधि है ना, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो अध्ययन बोर्ड की टाइम पीरियड जो है वो 3 साल। ठीक है, एक बार जब गठित होगा 3 साल तक के लिए। ठीक, और उसमें जो स्टूडेंट हमने शामिल किया है बीसी साहब के अपॉइंटमेंट से, वो स्टूडेंट जो है वो 1 साल के लिए है ना पदावधि रहेगी उसकी 1 साल की। ठीक, ये चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, अध्ययन बोर्ड का काम क्या है? अध्ययन बोर्ड का काम वो है, यानी अध्ययन बोर्ड ऐसे कर्तव्यों का या कृत्यों का पालन करेगा जो कि नियम बना करके तय किए जाएं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हम धारा 30 की बात करते हैं, यानी धारा 29 में मैंने अभी बोल दिया कि अध्ययन बोर्ड के कार्यों का विवरण है। मतलब अध्ययन बोर्ड क्या काम करेगा, कर्तव्य और शक्तियाँ धारा 29 में है। चलिए धारा 30 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला धारा 30 में क्या है? विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड है। देखिए इस बोर्ड के अंदर संरचना क्या होगी? कुलपति महोदय इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। जितने भी संकाय हैं, ठीक है, संकाय, उन संकायों के जितने भी अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो सभी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि जो महाविद्यालय विकास परिषद है ना जो है, तो उसके संचालक या उसके अध्यक्ष। ठीक है, विश्वविद्यालयी अध्यापन विभाग जो है, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, वहाँ से 3 अध्यक्ष, 3 हेड जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दो महाविद्यालय प्राचार्य, ठीक है, महाविद्यालयों के प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएं। ठीक है, इसके अलावा विद्या परिषद द्वारा नाम निर्देशित किए गए ख्याति प्राप्त 3 विद्वान जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ना हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी से अलग हो। इसके अलावा उद्योग, कृषि, वाणिज्य के 2 प्रतिनिधि जो कि कुलाधिपति द्वारा, ठीक है, राज्यपाल महोदय द्वारा, ठीक है, नॉमिनेट किए जाएं। तो ये चीज़, ये लोग इसमें सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए कि बोर्ड के 7 सदस्यों से क्या होगा? गणपूर्ति होगी। ठीक है, इसके अलावा विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि 3 वर्ष होगी। ठीक है, पदावधि यानी टाइम पीरियड, ये बोर्ड जो गठित किया जाएगा वो 3 साल के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्या काम करेगा? ये बोर्ड काम करेगा विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात है। ठीक है, दूसरी बात ये कि विभागों, ठीक है, गवेषणा तथा विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, ठीक है, लैबोरेटरीज और संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्थापना करना। ठीक है, अध्यापन पदों को संस्थित करने, ऐसे पदों के कर्तव्य विहित करने के लिए प्रस्थापना करना। ठीक है, विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा प्रध्यान केंद्रों के कार्यकरण का समय समय पर मूल्यांकन करना। ठीक है, योजना की प्रगति का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करना। ये सभी इस बोर्ड के काम हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, धारा 31 की अगर बात करें तो धारा 31 में कहा गया है कि कुछ ऐसे बोर्ड हो सकते हैं, ठीक है, जो जरूरी हो, यूनिवर्सिटी को जरूरी लगें। तो उन बोर्डों का गठन, ठीक है, उनकी अवधि, उनकी शक्तियाँ, है ना, तो वो ऐसे होंगे जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। ठीक है, अपने आप यूनिवर्सिटी बनाएगी इस काम, इनके लिए नियम वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 5th चैप्टर की तरफ बात करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, अध्याय 5 क्या है? वित्त।
फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें धाराओं का क्रम क्या है, 32 और 33, 2 धाराएं हैं। ठीक है, धारा 32 क्या है, विश्वविद्यालय निधि। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय निधि का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, ठीक है, जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी। ठीक, अब यहाँ क्या है, विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे कौन कौन। देखिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी निगमित निकाय, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई अनुदान। ठीक है, मतलब कि कोई ग्रांट, चाहे यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार दे, चाहे राज्य सरकार दे, या फिर कोई ड्राइव, है ना, कोई मतलब कोई ऐसी संस्था जो बनाई गई हो। ठीक है, तो ये ग्रांट इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा कोई ट्रस्ट है, ठीक है, देखिए कोई ट्रस्ट या फिर कोई वसीयत, दान, ठीक है, दान, ठीक है, या कोई अन्य टाइप का किसी अन्य तरीके का अनुदान हो, तो वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, देखिए, और जितने प्रकार की फीस है, ठीक है, वो सभी इसमें आएगी। फिर उसके बाद ये है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, प्राप्त की गई जितनी अन्य टाइप की राशियां हैं, ठीक, किसी भी मद में आई हों वो, ठीक है, वे सभी इसमें शामिल होंगी। ठीक, तो ये चीज़ है, ये निधि से संबंधित मामला है कि कितने टाइप का पैसा इस निधि में आएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे ये देखिए, कह रहे हैं कि इस धारा की कोई भी बात, ठीक है, किसी ट्रस्ट के प्रबंधक के लिए या किसी, है ना, ट्रस्ट के प्रबंधक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए न्यास या ट्रस्ट की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा ली गई या उस पर अधिरोपित की गई किसी बाध्यता पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी। तो जो पैसा मिल रहा है वो मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगला हम देखते हैं धारा 33। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे धारा 33 की, जिसमें विश्वविद्यालय निधि के उपयोग के बारे में बात की गई है। यूनिवर्सिटी अगर कोई लोन लेगी, ठीक है, किसी भी वजह से, तो उसको चुकाना है। ठीक है, तो ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए, ठीक है, ऋणों के प्रतिसंदाय मतलब दिया जाना। ठीक है, एक तो इसमें यूज हो जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, अध्यापन विभाग, ठीक है, टीचिंग डिपार्टमेंट, और ठीक है, इसके अलावा जो 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 यहाँ रेजिडेंस होंगे, ठीक है, और हॉस्टल होंगे, ठीक है, इन सब के लिए जो खर्चा आएगा वो यहीं से जाएगा। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन होने हैं उन सब के लिए भी का खर्चा। ठीक है, और किसी भी ऐसी स्थिति या कोई वाद या कोई कार्रवाई, ठीक है, वाद या कार्रवाई के लिए जो खर्चा आएगा वो यहीं से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनका वेतन, ठीक है, वेतन भत्ते जो भी हो उन सभी को यहीं से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टीचर्स जो होते हैं वहाँ के, ठीक है, प्रोफेसर वगैरह, उन सबको सैलरी या जो वेतन भत्ते हैं वो सब भी यहीं से। ठीक है, इसके अलावा सभा कार्य परिषद। देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, धारा 33 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि विश्वविद्यालय निधि का उपयोग, तो उसमें क्या है, सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद या अन्य कोई परिषद जो यूनिवर्सिटी अपने, है ना, अपने हिसाब से बनाती है, तैयार मतलब गठित करती है, तो उन सब के सदस्य या उनका कोई प्रोफेसर या कोई अधिकारी, प्राधिकारी, ठीक है, किसी बोर्ड के सदस्य,
तो वो सब कोई यात्रा करते हैं किसी कार्य के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी के किसी काम के लिए, तो यात्रा भत्ते या अन्य प्रकार का कोई भत्ता है तो वो सब इसी यूनिवर्सिटी, मतलब जो यूनिवर्सिटी का कोर्स है वहाँ से जाएगा। इसके अलावा कोई छात्रवृत्ति दी जानी है, कोई अवार्ड दिया जाना है तो यहीं से पैसा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई अन्य खर्चा है जो यूनिवर्सिटी के लिए प्रयोग किया गया है तो वो भी, उसका पैसा भी इसी निधि से जाएगा। ठीक है, धारा 33 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय। ठीक है, देखिए साथियों, अध्याय 6 में समन्वय समिति, परिनियम, अध्यादेश और विनियम, इन सब के बारे में प्रावधान है। ठीक है, इनमें धाराओं का क्रम 34 से लेकर के 40 तक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कि जो समन्वय समिति है, ठीक है, तो समन्वय समिति की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन हो सकते हैं? कुलाधिपति होंगे। ठीक है, विश्वविद्यालयों के जितने भी हैं वो सब कुलपति होंगे। ठीक, उसके अलावा एक सचिव होंगे, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन के, राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के अधीन गठित किए गए विश्वविद्यालयों के कुलपति। ठीक है, इसके अलावा कुलाधिपति समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे और सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग उसका प्रमुख सचिव होगा। ठीक है, ये समन्वय समिति क्या करेगी? देखिए, विश्वविद्यालय में जितने भी नियम, कानून, अध्यादेश, परीक्षा, कार्य समय समय पर हाथ में लेना और उपांतरण सुझाना। ठीक है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए परिनियमों, अध्यादेशों को अनुमोदित करना या अस्वीकार करना। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालयों तथा ठीक है आयुक्त उच्च शिक्षा को स्वप्रेरणा से किसी भी विश्वविद्यालय के निवेदन पर अध्यापक विनिमय कार्यक्रम, पुनः सदक पाठ्यक्रमों का आयोजन तथा विद्या संबंधी किसी भी अन्य कार्यक्रम की सिफारिश करना। विश्वविद्यालय, देखिए कह रहे विद्या संबंधी कार्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालयों में सहयोग बढ़ाना, समस्त या कुछ विश्वविद्यालयों के सामान्य हित के विषयों पर विचार करना, अपने कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा समन्वय समिति का सम्मेलन भोपाल में या किसी ऐसे अन्य स्थान पर जहाँ पर कुलाधिपति यानी राज्यपाल महोदय चाहें। ठीक है, ये चीज़ है। केंद्रीय अध्ययन बोर्ड की अगर बात करें तो ये ऐसा है कि देखिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए या किसी ऐसे अन्य विषय या विषयों के लिए जिन्हें कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल महोदय समन्वय समिति की सिफारिश पर अधिसूचित करें। ठीक है, ये केंद्रीय अध्ययन बोर्ड होंगे। तो अब यहाँ क्या है? आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, प्रत्येक विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर, ठीक है, और 10 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें कुलाधिपति महोदय नॉमिनेट करें। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, धारा 35 में परिनियम बताए गए हैं। ठीक है, परिनियम क्या है? देखिए, परिनियम का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे निकायों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य जिन्हें समय समय पर गठित करना आवश्यक समझाया जाए। ठीक है, तो वो परिनियमों का मामला है। अब यहीं पर धारा 36 में कहा गया है, 36 नंबर में, कि परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब उसके बाद अध्यादेशों की बात करें तो धारा 37 में अध्यादेशों की बात की गई है, ऑर्डिनेंसेस की। देखिए दोस्तों, ऑर्डिनेंसेस जो हैं क्यों बनाए जाएंगे? जैसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, और डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह
और जो अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए शर्तें हैं वो सभी, ठीक है। परीक्षाओं का संचालन, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री, ठीक है। एडमिशन, फीस, ठीक है। सेंटर ऑफ स्टडीज़, ठीक है। उसके अलावा देखिए बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उनके हॉस्टल, ठीक। तो ये सभी काम मतलब किस तरह से किए जाएंगे, अध्यादेशों के माध्यम से किए जाएंगे। महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं उनका परिवीक्षण, ठीक है, ये अध्यादेशों के तहत आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसे विद्यार्थी संघ हैं, स्टूडेंट यूनियंस, ठीक है, उनका गठन, उनका ढंग, नियम कानून उसके तहत, ठीक। तो ये ऑर्डिनेंसेस का काम है, ठीक है। मान्यता प्रदान कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं विश्वविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर, ठीक, ये अध्यादेशों हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे, वो 38 नंबर में है, ठीक। देखिए कह रहे हैं कि प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। और प्रथम अध्यादेश बनाए की बात करें अगर हम, तो वो देखिए दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कार्य परिषद द्वारा बनाया गया अध्यादेश समन्वय समिति द्वारा उसे अनुमोदित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा। पहला अध्यादेश छोड़ दें, उसके बाद जितने बनेंगे वो सभी कार्य परिषद बनाएगी, ठीक है। और कब से प्रवृत्त होगा वो, जब से कि समन्वय समिति उसको साइन कर दे, ठीक है, ये चीज़ है। 39 नंबर में ये कहा गया है कि अध्यादेश जो बनेंगे अगर उस संबंध में कोई वाद विवाद है ना, तो उसका कैसे निपटारा होना है, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। 40 नंबर में दोस्तों विनियमों की बात की गई है, ठीक है, विनियम 40 नंबर में। अब देखिए तो विनियमों की बात करें तो कह रहे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी समितियां और अन्य निकाय जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए हों, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, 6वां अध्याय। चलिए अब हम बात करेंगे 7वें अध्याय की। देखिए साथियों, अध्याय 7 जो है वो 41 से लेकर के 46 तक धाराओं में बटा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या है इसमें, देखिए धारा 41 में कहा गया है, देखिए धारा 41 में ये कहा गया है कि विद्यार्थियों का निवास स्थान यानी कि हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल और उनका नामांकन, ठीक है, यानी कि एनरोलमेंट, ठीक, और उनकी डिग्रियां, ठीक है, इस संबंध में। तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी छात्र निवासों में निवास करेगा तथा अन्यत्र ऐसी शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा कि नियमों द्वारा बताया जाए, ठीक है। ये धारा 41 होगी। धारा 42 की अगर हम बात करें, देखिए धारा 42 में हॉस्टल को डिफाइन करके बता दिया गया है, एक तरीके से कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्र निवासों से भिन्न छात्र निवास ऐसे होंगे जिन्हें कार्य परिषद द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर मान्यता दी जाए, ठीक है। इसी में फिर वार्डन्स की बात की गई है, ठीक है, जो वार्डन होंगे हॉस्टल के उनकी, ठीक है, उनकी नियुक्ति के संबंध में बताया गया है, ठीक है। फिर कहा जाए कि छात्र निवासों में निवास करने की शर्तें, ठीक है, यानी जो टर्म्स कंडीशंस होंगे कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बच्चा कैसे रहेगा, कितने बजे जाएगा, कितने बजे आएगा, और कब बाहर जा सकता है, कब बाहर नहीं जा सकता, कब छुट्टियां हैं, ये सब है ना, इन चीज़ों को मैनेज करने के हिसाब से, ठीक है। धारा 43 की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों धारा 43 में कहा गया है विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में प्रवेश, ठीक है, एडमिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों एडमिशन के मामले में क्या है, ठीक है, ये
वो कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है एडमिशन लेने के लिए तब तक पात्र नहीं है जब तक कि वह मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 के अधीन ली गई कोई परीक्षा। मतलब कुल मिला के अगर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेगा तो वो उसके लिए डिग्री कोर्स के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो पूरा करता हो। ठीक है, तो ये एडमिशन संबंधी बात 43 में कही गई है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 44 की। देखिए दोस्तों 44 में कहा गया है कि जो परीक्षक होते हैं, ठीक है, मॉडरेटर्स, परीक्षक और मॉडरेटर्स, देखिए कह रहे हैं कि जो परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक है ना, कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे जिसमें कि निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होगा? जैसे उस समिति का सदस्य कौन होगा? जो संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष, ठीक है, फैकल्टी का हेड, डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी। संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा एक तो उसमें शामिल, ठीक है। फिर कह रहे हैं संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाए, ठीक है। यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिए परीक्षक की नियुक्ति करेगा, ठीक है, कुलपति का काम है ये। 44 नंबर में इस तरह से प्रावधान है, ठीक है। 45 नंबर की अगर हम बात करें, देखिए 45 में कहा गया है महाविद्यालयों का निरीक्षण। देखिए दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के संबंध में जो कॉलेज हैं, ठीक है, तो ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ या अन्य जानकारी, ठीक है, जैसी कि कार्य परिषद, विद्या परिषद की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात कॉलेज की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षित करें, ठीक है। कार्य परिषद समय समय पर एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा जो कि कार्य परिषद द्वारा प्राधिकृत हों, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी मतलब जो है कॉलेज का क्या करवाएगी? इंस्पेक्शन करवाएगी, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ इसलिए, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन का मामला है। इसके अलावा 46 नंबर में दिया गया है रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कौन होगा? नहीं देखिए, तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी का कोई स्नातक, ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोई स्नातक, वो कौन होगा? रजिस्ट्रीकृत स्नातक, ठीक है। चलिए इसके अलावा भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय का कोई स्नातक, ठीक है, जो कि विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा हो, ठीक है, जैसे स्नातक हुए 3 वर्ष हो गए हों, ये सब मामले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आगे। देखिए दोस्तों अध्याय 8 की बात कर रहे हैं हम। देखिए अध्याय 8 में सम परीक्षा के बारे में बात की गई है, ठीक है। देखिए 47 और 48 नंबर धाराएं इसमें शामिल हैं। 47 में कहा गया है एनुअल रिपोर्ट और 48 में कहा गया है जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के, उनकी सम परीक्षा, ठीक है। देखिए तो 47 की बात करें एनुअल रिपोर्ट की, तो जो विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट है वो कार्य परिषद के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी, ठीक है। और जब पूरी तरह तैयार कर ली जाएगी तो उस पर जो है सभा द्वारा अपने वार्षिक सम्मेलन में विचार किया जाएगा, ठीक है, संकल्प पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको विश्वविद्यालय वार्षिक रिपोर्ट की एक कॉपी राज्य सरकार को भेज दी जाएगी और राज्य सरकार जो है उसे कहाँ रखेगी? राज्य विधानसभा में, ठीक है। तो कुल मिला के वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद तैयार करेगी और उसके बाद उसको सभा में दिखाया जाएगा, विचार किया जाएगा उसके एनुअल जो मीटिंग होगी उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी एक कॉपी किसको जाएगी? राज्य सरकार को। राज्य सरकार कहाँ रखेगी? विधानसभा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर में कहा गया लेखाओं की संपरीक्षा। देखिए विश्वविद्यालय के अकाउंट्स की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतराल पर की जाएगी जो 15 महीने से अधिक के न हों, ठीक है। 15-15 महीने के अंदर अंदर अकाउंट्स को, है ना, क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। इसमें आगे ये चीज़ है कि संपरीक्षा किए गए लेखाओं की ओर
उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट की एक एक कॉपी कार्य परिषद द्वारा सभा को और आयुक्त उच्च शिक्षा को और एक कॉपी राज्य सरकार को, मतलब आयुक्त उच्च शिक्षा मतलब राज्य सरकार को भेज दी जाएगी और राज्य सरकार उसको कहाँ भेजेगी, मतलब विधानसभा में रख देगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 47 और 48 नंबर धारा। ठीक, इसके बाद है हमारा 9वां अध्याय। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके जो 9वां अध्याय से लेकर के हम आगे जितने भी अध्याय हैं, हाँ, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।